हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, लोक प्रशासन में संगठन। तो चलिए शुरू करते हैं। संगठन क्या होता है? अगर आप ध्यान दें तो हर जगह, चाहे वह स्कूल हो, दफ्तर हो, हॉस्पिटल हो या सरकार, काम तभी अच्छे से होता है जब हर व्यक्ति को पता हो कि उसे क्या करना है, किसे रिपोर्ट करनी है और किससे मदद लेनी है। इसी व्यवस्था को संगठन कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि संगठन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका क्या अर्थ है। संगठन शब्द अंग्रेजी के ऑर्गेनाइजेशन से बना है, जो लैटिन शब्द ऑर्गेनम और ग्रीक शब्द ऑर्गेनन से निकला है। इनका अर्थ है उपकरण या कार्य करने का साधन। जैसे शरीर के अंग मिलकर एक कार्य करते हैं, वैसे ही प्रशासन के विभिन्न विभाग मिलकर लोकहित के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इसीलिए संगठन को लोक प्रशासन की रीढ़ कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो संगठन का अर्थ है लोगों और संसाधनों को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि एक निश्चित लक्ष्य को प्रभावी और दक्ष तरीके से प्राप्त किया जा सके। उदाहरण, अगर किसी जिले में प्रशासन को बाढ़ राहत कार्य करना है, तो अधिकारी, कर्मचारी, संसाधन, वाहन, भोजन और दवाइयाँ, इन सबको सही जगह और सही समय पर पहुंचना जरूरी है। अगर यह सब एक व्यवस्था के तहत होगा, तभी राहत कार्य सफल होगा। यही है संगठन की असली भावना। संगठन की परिभाषाएं। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्यों को बांटा जाता है और अधिकारों का समन्वय किया जाता है ताकि सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। हेनरी फ्योल ने कहा है कि संगठन का अर्थ है मानवीय और भौतिक साधनों का संयोजन ताकि संस्था के उद्देश्य पूरे किए जा सके। साइमन के अनुसार संगठन दो या अधिक व्यक्तियों की गतिविधियों का समन्वित तंत्र है। लोक प्रशासन में संगठन के प्रकार। लोक प्रशासन में काम को सही ढंग से करने के लिए विभिन्न प्रकार के संगठन बनाए जाते हैं। इनमें दो मुख्य प्रकार हैं। पहला, औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन वह होता है जो कानूनी नियमों, आदेशों और निश्चित संरचना के अनुसार बनाया जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य, अधिकार और उत्तरदायित्व पहले से तय होते हैं। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार औपचारिक संगठन उन लोगों का एक ऐसा प्रणालीबद्ध समूह है जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। औपचारिक संगठन की मुख्य विशेषताएं। नियमबद्धता। इसमें सब कुछ तय नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार चलता है। स्पष्ट उद्देश्य। इसमें संगठन का एक निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य होता है। कार्य विभाजन। इसमें हर कर्मचारी को एक निश्चित कार्य सौंपा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य सौंपा जाता है। इससे कार्य कुशलता बढ़ती है और जिम्मेदारियां स्पष्ट होती हैं। अधिकार का प्रवाह। आदेश ऊपर से नीचे की ओर जाता है, यानी पदानुक्रम होता है। हर कर्मचारी के अधिकार और उत्तरदायित्व पहले से तय होते हैं। इससे निर्णय लेने और जवाबदेही तय करने में आसानी होती है। उत्तरदायित्व। हर कर्मचारी को अपने अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। उदाहरण, भारत का गृह मंत्रालय, नगर निगम, विश्वविद्यालय का प्रशासनिक ढांचा इत्यादि। औपचारिक संगठन की खासियत यह है कि यह पूरी तरह नियम, पदानुक्रम और उद्देश्यों पर आधारित होता है। यही संगठन किसी भी प्रशासनिक प्रणाली को व्यवस्थित और कुशल बनाता है। अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन वह है जो कर्मचारियों के बीच व्यक्तिगत संबंधों, समान रुचियों और भावनात्मक जुड़ाव के आधार पर स्वाभाविक रूप से बन जाता है। कीथ डेविस के अनुसार
अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के भीतर लोगों के बीच बने व्यक्तिगत संबंधों और संपर्कों का एक नेटवर्क है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। स्वाभाविक निर्माण। यह किसी कानून या नियम से नहीं बनता, बल्कि अपने आप बन जाता है। यह लोगों के बीच समान रुचियों और भावनात्मक संबंधों के कारण स्वतः बन जाता है। मानवीय संबंधों पर आधारित। इसमें सदस्यों के बीच दोस्ती, विश्वास और सहयोग की भावना होती है। इसका आधार भावनाएं, मित्रता, विश्वास और सहयोग होता है। यह संगठन कर्मचारियों को मानसिक सहारा देते हैं। लचीलापन। इसमें कोई कठोर नियम नहीं होते, काम का तरीका सरल होता है। अनौपचारिक संगठन बहुत लचीला होता है, इसमें कोई कठोर नियम नहीं, इसलिए नए विचार और सुझाव आसानी से साझा किए जा सकते हैं। औपचारिक संगठन की मदद। यह कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है और कार्य को आसान बनाता है। संचार का माध्यम। इसमें सूचना का आदान प्रदान बहुत तेजी से होता है, जिसे ग्रैपिवाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है, यानी मौखिक या गपशप के रूप में जानकारी फैलना। समूह एकता। यह संगठन समूह में एकता और सहयोग की भावना पैदा करता है। कर्मचारी एक दूसरे की मदद करते हैं और एकजुट रहते हैं। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना। दोस्त जैसा माहौल होने के कारण कर्मचारियों में तनाव कम होता है और कार्य क्षमता बढ़ती है। कोई निश्चित संरचना नहीं। इसमें कोई तय पदानुक्रम या लिखित नियम नहीं होते। सभी सदस्य बराबरी के स्तर पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। परिवर्तनशीलता। अनौपचारिक संगठन स्थिर नहीं होता। यह लोगों के आने जाने, संबंध बदलने या नए रुचियों के अनुसार बदलता रहता है। औपचारिक संगठन की सहायता करना। अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन को मजबूत बनाता है। यह संचार, सहयोग और समन्वय को बढ़ाता है, जिससे संगठन अधिक प्रभावी बनता है। उदाहरण: दफ्तर में चाय ब्रेक पर चर्चा करने वाला समूह, सहकर्मियों का मित्र मंडल, ऑफिस पार्टी या क्लब इत्यादि। अनौपचारिक संगठन प्रशासन के मानवीय पहलू को दर्शाता है। जहां औपचारिक संगठन नियमों से चलता है, वहीं अनौपचारिक संगठन लोगों के बीच संबंधों, भावनाओं और सहयोग से चलता है। दोनों मिलकर ही किसी भी संस्था को सफल और प्रभावी बनाते हैं। औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में अंतर। औपचारिक संगठन का निर्माण किसी योजना को पूरा करने के लिए विचार विमर्श करके किया जाता है और अनौपचारिक संगठन का निर्माण स्वतः ही सामाजिक संबंधों द्वारा होता है। औपचारिक संगठन किसी तकनीकी उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया जाता है और अनौपचारिक संगठन का निर्माण सामाजिक संतोष प्राप्त करने के लिए होता है। औपचारिक संगठन का आकार बड़ा हो सकता है, जबकि अनौपचारिक संगठन प्रायः छोटे आकार का होता है। औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। इस तरह से औपचारिक संगठन प्रशासन को अनुशासन और दिशा देता है, जबकि अनौपचारिक संगठन सहयोग और मानवीय संबंध बढ़ाता है। दोनों मिलकर प्रशासन को प्रभावी और मानवीय बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना